हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का स्ट्रक्चर ऑफ द एटम चैप्टर, बहुत ही मजेदार कहानी की फॉर्म के अंदर। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले मोटूलाल और चीकू के पास चलते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो? मोमो खाता हूँ चटनी लगा के। बताओ बच्चों, तुम्हें क्या लगता है इस दुनिया की सबसे छोटी चीज एटम, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता होगा? अरे मुझे लगता है सर, जो एटम है वो बिल्कुल डीजे आलोक जैसा दिखता होगा। अरे भाई चीकू, कर दी ना बेवकूफ़ी की बात, फिर वही फ्री फायर का डीजे आलोक। मुझे तो लगता है एटम बिल्कुल कैटरीना कैफ जैसा दिखता होगा। यो भूपेंद्र, तारा भाई भूपेंद्र, मुझे लगता है कि एटम बिल्कुल दोस्तों सलमान भाई के जैसा दिखता होगा। अरे बच्चों चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। अरे खैर, पता तो मुझे भी नहीं है कि आखिरकार स्ट्रक्चर कैसा होता है एक एटम का। जरा मन्नू भैया से ही समझ लेते हैं। अरे थैंक यू सो मच मोमो सर, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इस दुनिया की सबसे छोटी चीज़ एटम, आखिरकार इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। सारे साइंटिस्ट लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहते थे। तो जब साइंटिस्ट ने स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना शुरू करा, तब उन्हें पता चला कि एटम के अंदर भी कुछ और चीज़ें प्रेजेंट हैं। जैसे कि ई गोल्डस्टीन ने डिस्कवर करा प्रोटॉन्स को। प्रोटॉन्स क्या थे? कुछ पॉजिटिव चार्ज जो कि एक एटम के अंदर प्रेजेंट थे। प्रोटॉन्स को P+ से हम लोग डिनोट करते हैं। फिर आए जे थॉमसन ने डिस्कवर करा इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन्स क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स भी कुछ नेगेटिव चार्जेस थे जो कि एटम के अंदर प्रेजेंट थे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसको बिल्कुल याद रखना हमेशा के लिए, क्योंकि ये आगे काम आने वाली है। जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर 2000 टाइम्स लाइटर देन प्रोटॉन। प्रोटॉन से 2000 गुना हल्के होते हैं। मतलब सोच सकते हो इलेक्ट्रॉन कितने हल्के होंगे। फिर आए जेम्स चैडविक। अब जो जेम्स चैडविक थे, इन्होंने बोला कि जो न्यूट्रॉन है वो भी प्रेजेंट है एक एटम के अंदर। अब ये न्यूट्रॉन क्या चीज़ थी? न्यूट्रॉन मतलब कि वो चीज़ जो कि ना ही पॉजिटिव थी और ना ही नेगेटिव थी। अब ये बात तो समझ में आ गई कि एक एटम के अंदर क्या क्या चीज़ है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये कहाँ पर प्रेजेंट है एक एटम के अंदर? क्या बीच में प्रेजेंट है? क्या साइड में प्रेजेंट है? कहाँ पर है? तो इस चीज़ को जानने के लिए साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे। अच्छा, फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर बताना आप लोग ईमानदारी से कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर करा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अरे करो ना आंसर यार, फटाफट वीडियो को पॉज करके। मुझे पता है तुम लोग नहीं कर रहे हो। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ। तो अब हम लोग समझते हैं जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। मेरा नाम है जे थॉमसन। तरबूज मुझे बहुत पसंद है। अरे बच्चों, फटाफट तरबूज खाओ, देखो कितना मीठा है। बच्चों, मुझे तो लगता है इस तरबूज की तरह ही हमारे एटम का भी स्ट्रक्चर होता होगा। ये जो तरबूज के अंदर ब्लैक ब्लैक बीज हैं, ये ज़रूर इलेक्ट्रॉन होते होंगे, और ये जो रेड वाला पार्ट है तरबूज का, ये ज़रूर पॉजिटिव चार्ज वाला प्रोटॉन होता होगा। मुझे तो ऐसा ही लगता है। देखो बच्चों, कुछ इस तरीके से ये जो ब्लैक वाले बीज हैं, इन्हें हम लोग बोल सकते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन। और जो रेड वाला पार्ट है तरबूज के अंदर, वो क्या हो गया? प्रोटॉन। अरे जे थॉमसन सर, आप तो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, लेकिन एक बात बताइए कि हम लोग ऐसे ही
किसी भी चीज़ को साइंस में मान थोड़ना लेते हैं। आखिरकार इस बात में कितनी सच्चाई है? कोई एक्सपेरिमेंट किया है क्या आपने? अरे मोटूलाल, मैं तो पकड़ा गया। मैंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करा। मुझे तो तरबूज पसंद था, इसलिए बता दिया तुम्हें कि ऐसा ही दिखता होगा शायद एटम भी। अरे आपकी थ्योरी तो गलत प्रूव हो गई जे थॉमसन सर। देखो, कोई भी साइंस के अंदर बात बोली जाती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो प्रूफ चाहिए होता है। ऐसा थोड़ा ना होता है कि आपको तरबूज पसंद है तो एटम का स्ट्रक्चर भी तरबूज जैसा होगा। अच्छा, ये बात अगर आपको हंसी मजाक वाली लग रही है तो जाकर अपनी बुक के अंदर भी पढ़ लो, यही सेम चीज़ बताई गई है। बस मैंने तुम्हें थोड़ा कहानी के वे में समझा दिया, बुक में थोड़ा सा बोरिंग करके समझाया हुआ है। अच्छा चलो, किसी और साइंटिस्ट से बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं हम लोग रदरफोर्ड भाई साहब से। हेलो बच्चों, मेरा नाम है रदरफोर्ड। देखो बच्चों, मैंने एक्सपेरिमेंट करा है तो मुझे कुछ एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पता चला है। मैंने एक पतला सा गोल्ड फॉइल लिया, बिल्कुल वैसा ही फॉइल लिया जिसके अंदर तुम रोटी और सब्जी लपेट कर लेके जाते हो स्कूल। लेकिन ये फॉइल किसका था? गोल्ड का। गोल्ड के इस फॉइल के अंदर से मैंने पता है क्या चीज़ पास करी? कुछ अल्फा पार्टिकल्स। अब ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं इनको ऐसे ही समझ लो जैसे लेज़र लाइट। तो इस गोल्ड फॉइल से जब अल्फा पार्टिकल्स को मैंने पास करा तो ये जो अल्फा पार्टिकल्स थे इनमें से कुछ पार्टिकल्स टकरा कर वापस भी आने लगे। मैंने जब बहुत ध्यान से इस गोल्ड फॉइल के बारे में पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स लौट कर वापस आ रहे थे ये बीच की किसी हैवी चीज़ से टकरा कर आ रहे थे। अब बीच में जो ये हैवी चीज़ थी एक एटम के, वो कुछ नहीं, पॉजिटिव चार्ज वाली चीज़ थी। अब पॉजिटिव चार्ज वाली चीज़ क्या होती है तुम सबको पता ही है, वो होते हैं प्रोटॉन। तो एक एटम के सेंटर में क्या चीज़ प्रेजेंट होगी? ज़रूर प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे। और इस चीज़ को हमने एक्सपेरिमेंट से समझा है। अब जो मैंने अल्फा पार्टिकल्स और गोल्ड फॉइल से ये एक्सपेरिमेंट करा, इससे मुझे पता तो चल गया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। तो अल्फा पार्टिकल्स क्या हैं? डबली चार्ज हीलियम आयंस। तो अल्फा पार्टिकल्स तुम घर में भी बना सकते हो अगर तुम डबली चार्ज हीलियम आयंस का यूज़ करो तो बच्चों देखो, मुझे ऐसा लगता है कि अब ये तो पता चल गया कि एक एटम के अंदर बीच में कोई भारी चीज़ है और वो जो भारी चीज़ है वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? इलेक्ट्रॉन ज़रूर ऐसे ही गोल गोल घूम रहे होंगे एटम के अंदर। लेकिन इसके अंदर तो एक प्रॉब्लम है ना रदरफोर्ड सर। देखो, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे ही सर घूमते रहेंगे एटम के अंदर तो एक दूसरे से टकराएंगे, और टकराएंगे तो क्या होगा? भुड़ुम 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 ब्लास्ट होगा। तो मुझे लगता है शायद से आप ये बात जो बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन यूं ही घूम रहे हैं, ये तो गलत है। एटम के अंदर ज़रूर किसी ना किसी पैटर्न के अंदर घूम रहे होंगे। बट हाँ, आपकी ये वाली बात बिल्कुल सही लगी कि एटम्स के बीच में कोई हैवी चीज़ है, और वो जो हैवी चीज़ है वो क्या होगी? ऑब्वियस सी बात है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन आखिरकार इलेक्ट्रॉन्स कैसे प्रेजेंट होंगे? मेरा नाम है नील बोर, कर दूंगा तुम्हें बहुत बोर। देखो बच्चों, तुमने जे थॉमसन का भी मॉडल ऑफ एन एटम देखा, उसके बाद तुमने रदरफोर्ड का मॉडल ऑफ एन एटम भी देखा। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एटम के बीच में कोई भारी चीज़ है, लेकिन रदरफोर्ड ने जो इलेक्ट्रॉन वाली बात बोली वो बिल्कुल गलत थी। और साइंस के अंदर किसी भी चीज़ के बारे में अगर तुम बताते हो तो प्रूफ होना चाहिए। तो यहाँ पर रदरफोर्ड के पास कोई प्रूफ भी नहीं था और इसकी बात गलत है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ज़रूर इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहे होंगे एक एटम के अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो शेल्स, यानी कि इन शेल्स के अंदर घूम रहे होंगे। ये जो शेल्स हैं इनका मैं नाम भी रख देता हूँ। देखो, मेरा नाम है नील बोर,
तो बिल्कुल बोरिंग सा ही नाम रख दूंगा, KLMN। सिंपल बच्चों, तुम्हें याद भी हो जाएगा। तो K शेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन होंगे, L के अंदर भी घूम रहे होंगे, M के अंदर भी और N के अंदर भी। अच्छा, जो K शेल है इसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। L शेल के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8। M शेल के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 18। और N शेल के अंदर मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जो K शेल है उसको स्टेबल होने के लिए या फिर ढंग से काम करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? कम से कम 2। L शेल को कितने चाहिए? 8। और M शेल को कितने चाहिए? 8। देखो यहाँ पर जो M शेल है वहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। जैसे अगर हम तुम्हारी क्लास की बात करें, मोटूलाल, चीकू और भूपेंद्र, तुम्हारी क्लास के अंदर आने को तो 50 बच्चे आ सकते हैं, लेकिन बड़ी दिक्कत होगी। अगर हम लोग कंफर्टेबली देखें, मतलब आराम से कितने बच्चे आ सकते हैं? तो आराम से सिर्फ 25 स्टूडेंट्स आ सकते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारा M शेल है, आने को तो उसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, बट स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे? सिर्फ 8। तो यहाँ पर ये जो MCQ है इसका टेस्ट लेंगे तुम्हारे मन्नू भैया। अरे वाह, थैंक यू सो मच नील बोर सर। चलो बच्चों, अब टेस्ट लेता हूँ मैं आपका MCQ का। देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि M शेल के अंदर आ सकते हैं वो कितने हैं? ध्यान देना, M शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 18। और ऐसा ही MCQ एग्जाम में दे दिया होगा, डैश नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड बाय M शेल टू बिकम स्टेबल। स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? केवल 8। मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 18। स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए? 8। तो ये चीज़ याद रखना, M शेल के अंदर मैक्सिमम 18 तो आ सकते हैं, लेकिन स्टेबल होने के लिए सिर्फ 8 चाहिए। अब हम समझते हैं वैलेंसी वाले कंसेप्ट के बारे में। बच्चे बड़ा डर जाते हैं वैलेंसी को देखकर, आसानी से समझते हैं हम लोग। अभी अभी हमने पढ़ा है कि एक एटम के अंदर कितने शेल होते हैं? KLMN। K शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है? 2 की। स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए K शेल को? 2। L शेल को कितने चाहिए? 8। और M शेल को भी 8 चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग वैलेंसी निकालते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के पास मान लो कि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो K शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे? 1। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 1 इलेक्ट्रॉन हमने पुट कर दिया है। अब ध्यान देना, मैंने क्या बोला है कि 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, बट चाहिए कितने K शेल के अंदर स्टेबल करने के लिए उसे इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। देखो, तो अब यहाँ पर आप ही बताओ क्या चीज़ आसान होगी हाइड्रोजन के लिए? ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को देना या एक इलेक्ट्रॉन किसी से उधार लेना? आप बोलोगे दोनों ही चीज़ें ठीक है, किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और किसी से एक इलेक्ट्रॉन उधार ले भी सकता है। तो ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन उधार लेना या किसी को एक इलेक्ट्रॉन देना, यही होगी हाइड्रोजन की वैलेंसी। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1। देख लो, हाइड्रोजन और इसकी वैलेंसी क्या है? इट इज़ 1। निकालना सीख लिया। अब नेक्स्ट हाइड्रोजन के बाद आते हैं हीलियम पे। अब हीलियम पे ध्यान देना, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। K शेल के अंदर ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। हीलियम क्या हो जाएगा? स्टेबल। क्या अब इसे किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है या किसी को इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत है? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? ना कुछ लेने की ज़रूरत पड़ रही, ना कुछ देने की ज़रूरत पड़ रही। वैलेंसी विल बी 0। नेक्स्ट देखते हैं लिथियम को। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स किस में आ जाएंगे? K शेल में। K के बाद L शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा? 1। अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन आया है L शेल के अंदर, सबसे पहले ये देखते हैं कि जो L शेल है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है? 8 की। और यहाँ पर लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? ओनली 1। तो अब क्या इजी होगा इसके लिए? इस 1 इलेक्ट्रॉन को किसी को देना या फिर 7 इलेक्ट्रॉन किसी से उधार लेना? ध्यान देना, क्या इजी होगा? एक इलेक्ट्रॉन, एक चीज़ किसी को देना या किसी से 7 थिंग्स उधार लेना, 7 इलेक्ट्रॉन्स उधार लेना। सब बच्चों का बहुत ही ऑब्वियस आंसर होगा कि सर बहुत आसान होगा कि अगर हम एक चीज़ अपनी किसी को दे दें। 7 चीज़ें किसी से उधार लेना तो मुश्किल बात है। तो बिल्कुल ये जो एक चीज़ आपने किसी को दिया है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन आपने दिया है, यही हो जाएगी लिथियम की
वैलेंसी, देख लो 1 हो गए। अच्छा, अब इसके बाद थोड़ा सा टेढ़ा एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स गो फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यानी कि O। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं देख लेते हैं। देखो ऑक्सीजन के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, देयर आर ऑलमोस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब इनको फिल करते हैं शेल के अंदर। के शेल के अंदर 2 आ गए। अब जो बाहर वाला शेल है, के के बाद कौन सा शेल आता है, एल। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन आ गए एल शेल के अंदर। लेकिन चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन्स एल शेल को, 8। तो अब आप बताओ क्या इजी होगा ऑक्सीजन के लिए, किसी से 2 इलेक्ट्रॉन्स उधार लेना या अपने 6 इलेक्ट्रॉन किसी को देना? सबका आंसर होगा सर किसी से 2 इलेक्ट्रॉन उधार लेना। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन उधार लेने वाली बात है ना, यही हो जाएगी हमारी ऑक्सीजन की वैलेंसी। अच्छा, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। अब आप ये उधार लेना और देना समझ गए होगे, और ये जो उधार लेना और या फिर देने वाली बात होती है इसे ही वैलेंसी बोलते हैं। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस कैसे एक्सेप्शन है, फॉस्फोरस का केस देखते हैं सबसे पहले। देखो फॉस्फोरस को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सिंबल क्या है, P। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ये है P, ये दिख रहा है आपको, दिस इज P। अब यहाँ पर K शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, L शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बाहर वाला शेल कौन सा है, K L M। M शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स है। चाहिए कितने M शेल्स को इलेक्ट्रॉन, M शेल को इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 स्टेबल होने के लिए। तो अब आप बताओ क्या चीज़ आसान होगी फॉस्फोरस के लिए, किसी से भी 3 इलेक्ट्रॉन्स उधार लेना या अपने 5 इलेक्ट्रॉन्स देना? आप बोलोगे ऑब्वियस सी बात है कि किसी से भी 3 इलेक्ट्रॉन्स उधार लेना, बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन जो फॉस्फोरस है वो कुछ यूनिक करता है। वो क्या करता है, कभी कभी किसी से 3 इलेक्ट्रॉन उधार ले भी लेता है और कभी कभी किसी को 5 इलेक्ट्रॉन दे भी देता है। इसलिए फॉस्फोरस की जो वैलेंसी है इसी को आपको याद करना है, दैट इज 3,5। मतलब कभी दे भी देता है इलेक्ट्रॉन्स, कभी ले भी लेता है उधार। तो यहाँ पर बाकी सबकी वैलेंसी कुछ इसी तरीके से निकालनी है आपको, और इसी तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखो बिल्कुल हमने रिप्रेजेंट भी करा है वैलेंसी को। अब अगर आपको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बता दिया है, लेकिन आपको ये नहीं बताया कि उस एलिमेंट के अंदर कितने प्रोटॉन हैं और कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो कैसे पता लगाओगे? बहुत सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान देना। अगर हाइड्रोजन की हम लोग बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन का मान लो एटॉमिक नंबर 1 है, तो एटॉमिक नंबर किस चीज़ से निकलता है, किसी भी एलिमेंट के अंदर कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है उसी से उसका एटॉमिक नंबर हम लोग लिखते हैं। जैसे हाइड्रोजन के अंदर अगर 1 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर भी क्या हो जाएगा उसका, 1। अब अगर 1 प्रोटॉन है तो 1 ही इलेक्ट्रॉन भी होगा, देख लो बात यहीं पे प्रूव हो रही है। दूसरा केस लेते हैं हीलियम का। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2। अब आपसे पूछ लिया जाए हाउ मैनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी प्रेजेंट इन हीलियम। अब याद रखना जो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई है कि जितने प्रोटॉन्स होंगे उसी से हम लोग एटॉमिक नंबर निकालते हैं। तो अगर एटॉमिक नंबर 2 है तो प्रोटॉन्स कितने होंगे हीलियम के अंदर, 2। और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 2 ही होंगे। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट नियॉन को लेते हैं। नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10, मतलब कि इसके अंदर कितने प्रोटॉन होंगे, 10। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वो भी 10 होंगे। नेक्स्ट आपको मैंने बता दिया, मान लो क्लोरीन का मान लो मैंने आपको बता दिया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। मैंने बोला कि देयर इज एन एलिमेंट विच हैव 17 प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन इट। अब आपको उसका एटॉमिक नंबर बताना है। तो एटॉमिक नंबर कैसे निकलता है, किसी भी एलिमेंट के अंदर कितने प्रोटॉन्स है उसी से उसका एटॉमिक नंबर निकलता है। तो अगर 17 प्रोटॉन है तो मतलब 17 उसका एटॉमिक नंबर होगा, और 17 प्रोटॉन है इसका मतलब 17 ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो अगर आपको सिर्फ एटॉमिक नंबर पता है तो उससे आप प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हो। ये है ट्रिक, और इसी ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको मैं क्या दे रहा हूँ, इसी ट्रिक के अकॉर्डिंग एक MCQ भी आपको दे रहा हूँ। देखो आपको क्या करना है, आपको बताना है कि ऑक्सीजन के अंदर अगर 8
8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो ये बताओ कि प्रोटॉन कितने प्रेजेंट होंगे और एटॉमिक नंबर क्या होगा ऑक्सीजन का? फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर। अरे भैया एक बात आपको सच सच बताऊं, मैं वैलेंसी वाले टॉपिक से बहुत डरता था, लेकिन आपने तो इसको चुटकियों का खेल बना दिया। 2 मिनट के अंदर अब मैं वैलेंसी निकाल पा रहा हूँ और मुझे ये भी समझ में आ गया कि एटॉमिक नंबर की हेल्प से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि कितने किस एटम के अंदर प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन हैं। वाह भैया, थैंक यू सो मच। अरे मोटू लाल, थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा करना बेटा, 1-2 चॉकलेट के डिब्बे भिजवा देना, बस, ज़्यादा कुछ नहीं। अब हम पढ़ते हैं एटॉमिक मास के बारे में। देखो एटॉमिक मास क्या चीज़ है। आपको याद है कि चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने एक चीज़ को याद रखने के लिए बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने टाइम्स लाइटर है प्रोटॉन से? 2000 टाइम्स लाइटर है। तो एक जो एटम का वेट है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का वेट तो कुछ मायने ही नहीं रखता, इतना हल्का होता है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अगर हम किसी भी एटम का वेट निकालते हैं, यानी कि उसका एटॉमिक मास निकालते हैं, तो पता है हमें क्या चीज़ें पता होनी चाहिए? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मान लो कार्बन का मुझे एटॉमिक मास निकालना है, तो कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, इन्हें ऐड करके मैं निकाल सकता हूँ। देख लेते हैं। देखो ये रहा कार्बन। कार्बन के अंदर ध्यान देना कितने प्रोटॉन है? 6। कितने न्यूट्रॉन है? 6। 6 + 6 क्या हो जाएगा? 12। तो देख लो एटॉमिक मास क्या है कार्बन का? 12 है। बहुत ही सिंपल। इसी तरीके से आप ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हो। चलो मुझे फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास निकाल के दिखाओ। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं ऑक्सीजन के अंदर? 8 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 8। तो अब आपको फटाफट निकाल के दिखाना है इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। कमेंट करना अपना आंसर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप्स क्या चीज़ होते हैं? आप में से बहुत सारे बच्चों ने स्पाइडरमैन मूवी देखी होगी। इनफैक्ट मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ स्पाइडरमैन का। तो यहाँ पर अगर आपको याद हो कि स्पाइडरमैन मूवी के अंदर बार बार हीरोज़ चेंज होते रहे हैं, कभी ये पुराने वाला स्पाइडरमैन, कभी ये नए वाला स्पाइडरमैन, और अभी ये बिल्कुल जो लेटेस्ट वाला स्पाइडरमैन है ये वो चल रहा है। लेकिन एक चीज़ है जो कि सेम करता है स्पाइडरमैन। क्या है? वेब शूट करता है, दीवार के ऊपर चलता है। तो इनका आइसोटोप से क्या लेना देना है? देखो आइसोटोप्स भी कुछ इसी टाइप के होते हैं। कार्बन के अंदर भी हमें अलग अलग टाइप के उसके आइसोटोप्स देखने को मिलते हैं, जो कि देखने में अगर हम लोग देखें तो कार्बन के ही बने हुए हैं। फंक्शन भी कुछ इनके मिलते जुलते ही हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है। एटॉमिक मास और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बस थोड़ी सी ही डिफरेंट है। जैसे कार्बन 12, कार्बन 12 के अंदर प्रोटॉन 6 हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं? वो भी 6 हैं। कार्बन 13 के अंदर प्रोटॉन तो 6 हैं लेकिन न्यूट्रॉन 7 हैं। कार्बन 14 के अंदर प्रोटॉन कितने हैं? 6, लेकिन न्यूट्रॉन कितने हैं? 8। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। इस थोड़े से डिफरेंस की वजह से हमने क्या बोल दिया है कि ये सारी चीज़ें क्या है? दे आर आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। यहाँ पर बढ़िया सी अच्छी सी मैंने इजी सी आपके लिए डेफिनेशन भी लिखी है। नियरली आइडेंटिकली एक तरीके से सेम ही है, ठीक है। केमिकल बिहेवियर भी इनका ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा एटॉमिक मास और फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर डिफरेंस है। फिर आते हैं आइसोबार्स। अच्छा, आप फटाफट आर्गन और कैल्शियम इन दोनों को देखो। अब जो ये आर्गन है और जो कैल्शियम है, आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20। लेकिन ध्यान देना कि इन दोनों का जो मास है वो नीचे लिखा हुआ है, दोनों का मास 40-40 है। ये कैसे हो सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अरे बिल्कुल पॉसिबल है। देखो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक मास कैसे डिसाइड होता है। किसी भी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है, इस चीज़ से डिसाइड होता है। तो देखो आर्गन की अगर हम लोग बात करें तो उसके अंदर 18 प्रोटॉन होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 22। तो जब आप 18 और 22 को ऐड करते हो तो क्या आ जाता है? 40U। तो एटॉमिक मास आर्गन का क्या है? 40। फिर है कैल्शियम। कैल्शियम के अंदर कितने प्रोटॉन है? 20। न्यूट्रॉन कितने हैं? 20। 20 + 20 = 40। तो ये क्या हो गया? 40 एटॉमिक मास हो गया कैल्शियम का।
अच्छा, आई होप अब आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा आर्गन और कैल्शियम वाला टॉपिक, और आइसोबार्स बिल्कुल क्लियर होगा। आइसोबार्स के अंदर क्या होता है, ध्यान रखना, मास नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। अच्छा, आइसोटोप के अंदर क्या होता है? आइसोटोप के अंदर एटॉमिक नंबर जो है वो सेम रहता है लेकिन जो मास है वो थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐड करोगे कार्बन 12 के तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा इसका एटॉमिक मास। लेकिन यहाँ पर कार्बन 13 का एटॉमिक मास क्या आएगा, ध्यान देना, इट विल बी 13। कार्बन 14 का क्या आएगा एटॉमिक मास, 14, क्योंकि कितने प्रोटॉन है 6, न्यूट्रॉन कितने हैं 8। अब देखो आइसोबार्स और आइसोटोप्स के बीच का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया। आइसोटोप्स और आइसोबार्स का जो आपको डिफरेंस क्लियर हुआ, इसकी फटाफट अच्छी सी डेफिनेशन कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखना। और अगर मैं आपको बोलूँ कि ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो गया, इतने छोटे से और इतने इंटरेस्टिंग तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो क्या आप मेरी बात को मानोगे? अगर मान गए हो मेरी बात को तो फटाफट एक काम करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके साथ में एक ज्वाइन का बटन है उस पर क्लिक करो। आपको क्या मिलेंगे, ये नोट्स मिलेंगे, साथ में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको बोलते हैं सैम्पल पेपर वो मिलेगी। चैप्टर वाइज जो टेस्ट हैं वो मिलते हैं सैम्पल पेपर के अंदर, मतलब इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, केस बेस हो गए और बहुत सारे हो गए, वो सारे आपको मिक्स करके सैम्पल पेपर के अंदर मिलेंगे। उसे सॉल्व कर लेना तो फुल मार्क्स आना गारंटेड है। बाकी जो भी कंसेप्ट था हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। एक बार आप इस वीडियो को और देख लेना, आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा पूरा टॉपिक। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय टिल देन। ऐसे ही इंटरेस्टिंग साइंस के वीडियोस देखने के लिए मन्नू के ज्ञान को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही मन्नू से ज्ञान लेते रहो।